Hello बच्चों, welcome to Breathe Education. So my name is Ashok and today I am going to start a lecture series on Mathematics 1. It will be beneficial for all diploma students of semester 2, especially for the electronics and civil department students, right? And all other departments in which Mathematics 1 is pursuing. So we are going to start with the algebra part which is of unit 3 and unit 3 में हम complex number start करने वाले हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्ट होता है और उसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड फर्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ पोर्शंस क्लियर करने वाले हैं. लेकिन स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का ओवरव्यू का. राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं पहले, है ना. ओवरऑल अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो क्या है, तो डेफिनेशन पहले देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन उसके बाद में पोलर एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसका कन्वर्जन भी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगा. ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हम कवर करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है. ठीक है, फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट, उसके प्रॉपर्टीज को लास्ट में हम डिमोवियस थ्योरम देखने वाले हैं. तो ये हमारा इस चैप्टर मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का यही ओवरव्यू है, यही हमारा पूरा कंटेंट है जो एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं. जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन से, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कुछ क्वेश्चंस. राइट, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या होता है डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो पहले ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा. राइट, उसके बाद में हम डेफिनेशन देख लेंगे. सो जैसे जब हम अपने पास में रियल नंबर था तो क्या सब कुछ सही से नहीं हो रहा था काम, क्यों रियल नंबर कंप्लीट नहीं था अपने आप में कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी. तो ऐसा समझिए कि जब रियल नंबर था तो पोलिनोमियल हमने डिफाइन करा था. पोलिनोमियल क्या होता था, जैसे अगर मैं 2 डिग्री का पोलिनोमियल देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c. चलो मान लेते हैं abc रियल नंबर है. मोर प्रिसाइजली अगर रेशनल मानोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. तो abc कुछ रेशनल नंबर है, तो पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है. फिर हमने पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन निकालना सीखा था. राइट, खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जीरोज, या फिर पोलिनोमियल का जीरोज बोल सकते हो. राइट, तो ऐसा एक्स मुझे ढूंढना था जो इसको सेटिस्फाई करे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे. तो इसके लिए हमने 2-3 मेथड पढ़ा था. तो ये एक तो था आपका स्प्लिटिंग मेथड जिसमें हम बीच वाले को स्प्लिट कर रहे होते थे, एंड दूसरा था आपका डिस्क्रिमिनांट मेथड, है ना. राइट, तो इस तरीके से 2 मेथड्स अपने पास में आए थे जिसको हमने यूज करके इसको सोल्व करना सीखा था. तो डिस्क्रिमिनांट मेथड में आपने एक चीज देखा था, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड इसका रिक्वायरमेंट कब पड़ा था, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड से हर एक काम नहीं हो रहा था. फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते थे, उससे जो था हर एक इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर पाते थे. जैसे अगर मैं x² प्लस x प्लस 1 की बात करूं तो इसको आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हो, स्प्लिट नहीं कर सकते हो. तो इसका यूज करना पड़ा था, जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते थे. ठीक है ना. जब इसको सोल्व करना सीखा तो हमने एक चीज देखा था कि इसके पास में ये भी पॉसिबिलिटी था कि रूट्स ना मिले. डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जब हम सोल्व कर रहे होते थे तो 2-3 केसेस बनते थे. तो पहला केस में आप देखते थे कि दोनों का दोनों रियल रूट मिले, ऑल रियल रूट्स, रियल एंड रिपीटेड, यू कैन से रिपीटेड रूट, मतलब दोनों रिपीट कर रहा है. दूसरा होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना. एंड तीसरा केस बनता था नो रियल रूट्स. राइट, तो नो रियल रूट्स का मतलब क्या है, क्या रूट्स रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो क्या है ना. तो इसी के लिए जो रियल नहीं है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ना. यहाँ पे नो रियल रूट्स का मतलब रियल है, रूट तो मिल रहा है बट रियल में नहीं मिल रहा है. तो कहाँ मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स से मिल रहा है. तो ऐसा समझिए कि इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमेशा रियल ना मिलेगा, है ना. ऐसे केसेस भी बनेंगे जहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं. तो उस केस उसमें हम उस रूट को डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा.
ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट ना, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर को वन के साथ में ऐड करने पे जीरो हो जाए, या फिर इक्विवेलेंटली यू कैन से कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हो जाए। क्या कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका स्क्वायर माइनस वन है? अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होगा वो, है ना। अगर जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो माइनस वन का स्क्वायर रूट है। बट हम पढ़ते आए हैं कि रियल नंबर के लिए ये चीज़ नहीं सेटिस्फाई होने वाला है। रियल नंबर का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव है, तो होने से रहा। तो क्या करेंगे कि मान लो कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो रियल एक्चुअली नहीं है, जिसको हमने आई से डोनेट किया, और बोलेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है, राइट, ठीक है। और यहां से एक और चीज आ गई कि चलो माइनस वन के लिए तो हमने डिफाइन कर दिया, तो क्या माइनस टू के लिए कुछ काम कर सकते हैं? जैसे माइनस टू बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि इसको सोल्व करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू लेना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू। रियल में नहीं लिखते हैं, इमेजिनरी है इसलिए लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा रूट टू टाइम्स आई। तो इस तरीके से अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा लूँ, और अल्फा मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, तो डेफिनेटली आपको दिखा कि इसको सेटिस्फाई करने वाला एक स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अल्फा मिलने वाला है जो रियल नहीं होगा, और उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा टाइम्स आई लिखेंगे, आई फॉर इमेजिनरी, राइट ना, क्योंकि माइनस वन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो माइनस वन को डिफाइन करने के बाद में हमने देखा कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम डिफाइन कर पा रहे हैं वो रियल में नहीं है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये सारे क्या हैं? प्योरली इमेजिनरी है। तो जो प्योरली इमेजिनरी वर्ड आया, इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होगा, मतलब इमेजिनरी के साथ में कुछ मिला हुआ रहेगा। तो डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर होगा कि क्या मिला हुआ रहेगा। तो जैसे मैंने आई को डिफाइन कर दिया कि आई जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है, तो अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग। सो डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हो आप कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called complex number। यहां पे i क्या है? वेयर ab क्या है? ab रियल नंबर है, एंड i का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। और i एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस वन है, डेफिनेटली रियल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है जिसको हम डिनोट करेंगे जेड से, उसको हम बोलने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये है क्या? तो एक्चुअली हमने देखा कि ए रियल नंबर है, राइट, एंड आई बी जो था वो क्या था एक्चुअली? अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी दूं, तो इसके लिए सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे जिसमें से एक आई बी भी होगा, मतलब आई बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। और जहां पे बी आपका रियल नंबर ही है कि नहीं? तो आई बी एक नंबर है जो बिलोंग करेगा आई आर से, मतलब रियल नंबर को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा डिनोट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि एक तो ऐसा नंबर जो हम जानते हैं रियल नंबर्स, और एक जो भी हमने डिफाइन करा उसके पॉसिबल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, उस दोनों को हमने कॉम्बिनेशन में ले लिया, एंड कॉम्बिनेशन के बाद में जो मुझे मिला उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्चुअली बोलेंगे, ये जो पार्ट होगा इसको प्योरली रियल बोलते हैं, इसमें कोई आई वाला पार्ट नहीं है, और इसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो यू कैन से कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आप इसका डेफिनेशन के रूप में इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो 2 + 3i,
ठीक है। 1 माइनस 3i ये भी है। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है। ठीक है। और i भी है एक तरीके से, जैसे 2i, तो 2i में क्या है, 0 प्लस 2i है, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 2। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0y, 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0y, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0y। तो इनफैक्ट हमने ये देखा कि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स भी जो हो रहे हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तो मोर प्रिसाइजली यू कैन से कि जो रियल वाला जो कलेक्शन है वो छोटा है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ कुछ ऐसे। तो रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बट कन्वर्सली नहीं। तो यू कैन राइट हियर कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर also। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज और है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करने के लिए मुझे रियल का ही लेना है, ए और बी का जो वैल्यू होगा वो रियल ही होगा। तो इस तरीके से हमने डिफिनेशन को कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं। आगे आपका है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने बोला कि जब जेड को लिख रहे हैं कुछ ऐसे ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट ऑफ जेड अगर देखोगे तो ये क्या है, ए है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर देखेंगे तो ये क्या है, बी है। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 1 प्लस 3i आपका है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस 3i, तो यू कैन से ना 1। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ i, तो डेफिनेटली 0। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 प्लस 2i, तो 2। कभी कभी क्या होता है कि ए को रियल पार्ट और आई बी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो आई लगने से जैसे आई बी को भी बोल सकते हो, आप बी को भी बोल सकते हो, बेटर है आप बी को बोलो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हम यूज कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं यूज कर रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट आपका बी ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना भी सीख लिया। करना कुछ नहीं है, जो रियल पार्ट है जिसके साथ में आई नहीं है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट, जिसके साथ में आई है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और जब कंजुगेट ऑफ जेड में डिफाइन करूंगा तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज भी आएगी। जैसे आप सोचो कि ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी है, और इसको अगर मैंने ए माइनस आई बी से ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, 2a बनेगा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए है, इसको जेड ले लो और इसको जेड बार ले लो, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड है। और यही अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है और जेड बार क्या है, ए माइनस आई बी है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये प्लस ए माइनस, तो मतलब कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा 2ib। तो 2ib है तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये बनेगा आपका 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है कि नहीं, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है, तो देखो तो जरा यहाँ पे अगर रियल पार्ट ऑफ जेड निकालेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड को बोल सकते हो कि सर ये जेड प्लस जेड बार बाई 2 है ना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, अब देखो एक चीज देखो 2ib है यहाँ पे, है ना। तो आई यहाँ पे बोल सकते हो अगर इमेजिनरी पार्ट यूज कर रहे हो तो इसको बोलेंगे जेड माइनस जेड बार बाई 2i, ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बनेगा। तो प्रॉपर्टी भी हो गई है, राइट, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर जेड बार डिफाइन करेंगे तो जेड बार को हम कंजुगेट बोलेंगे, तो कंजुगेट जो डिफाइन करेंगे तो वहां पे ये चीजें आएगी ही आएगी। और एक चीज और आपको नोट करना है, वो क्या है कि अगर प्योरली रियल यूज कर रहे हैं, प्योरली रियल अगर वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर बोला जाए कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा,
0 होगा। अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो ऐसे बोल दो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। अगर ये रियल है, प्योरली रियल है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। तो b 0 हो गया तो z रियल हो गया, दिस इंप्लाइज z इज रियल, प्योरली रियल। और अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, यही मतलब है इसका। क्लियर है? आई होप कि आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आया हो। आगे चलते हैं। आगे है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा में क्या क्या आता है? तो पहले तो आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मैं जब अलजेब्रा बोल रहा हूँ ना, तो अलजेब्रा का मतलब समझो कि ऑपरेशन। जैसे जब भी अपने पास में नई चीज़ें आती है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करते हैं ना, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ते हैं। जैसे अगर आपको मैंने एक ब्लैंक पेपर दे दिया, राइट, और मैंने बोला कि पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इस पेपर के साथ में कुछ तो करोगे। कुछ करने के लिए मैंने बोल भी दिया, अगर ऐसे ही वेले बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो करते रहोगे, या तो फूल बनाओगे या हवाई जहाज बनाओगे, जो भी बनाओगे, फाड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ये भी एक ऑपरेशन ही है। तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में आया तो हमने कुछ करा क्या, हमने तो बस अभी डिफाइन किया। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अलजेब्रा से करेंगे। तो अलजेब्रा में सबसे पहला चीज़ क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रा का मतलब क्या है, ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उस पर। तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे Z1 को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मान लेते हैं A1 प्लस IB1, ठीक है, एंड Z2 मान लेते हैं A2 प्लस IB2 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन पहले एडिशन डिफाइन करते हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, एडिशन डिफाइन करेंगे। देन पहला एडिशन लिख लो, एडिशन ऑफ Z1 प्लस, और यू कैन राइट Z1 एंड Z2, राइट। कैसे डिफाइन होगा, तो Z1 और Z2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2। ये देखो, ये जो मैंने प्लस लिखा हुआ है ये वो वाला प्लस नहीं है जो रियल में यूज करते थे। रियल में यूज करने के लिए मुझे रियल नंबर को ऐड करना सीखा था, राइट। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस डिनोट कर रहा है उसको, काम उसका अलग है, राइट ना। ये प्लस बस एडिशन को डिनोट कर रहा है, वो वाला प्लस नहीं है जो रियल में किए थे। जैसे इसको अगर ऐड करना है तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस IB1 को मैं क्या कर रहा हूँ, A2 प्लस IB2 के साथ में ऐड कर रहा हूँ। तब देखो, अब जब भी हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे होते हैं तो वो सेम काइंड का होगा। तो रियल का काइंड का है, राइट। तो A1 और A2 सेम काइंड का है, तो A1 प्लस A2 हम जानते हैं, ये एडिशन वही है जो आप रियल में ऐड करते थे। तो प्लस I, फिर से B1 और B2 को हम ऐड कर सकते थे, राइट। तो इसका जो एडिशन है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो Z1 प्लस Z2 जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, ये जो है ये है क्या, A1 प्लस A2 क्या है, यू कैन से कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, राइट। सबसे पहले हमने यही किया, फिर बीच में प्लस रखा, फिर I रखा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर है? तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट को ऐड करते हैं एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड करते हैं, बीच में आई रख कर काम करते हैं हम, ठीक है। तो एडिशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन ना। जैसे अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंटली ये क्वेश्चन है कि -2 को ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो एक तरीके से एडिशन ही तो हो गया। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ Z2 फ्रॉम Z1, नॉट Z2, ठीक है ना, ये Z1 होगा। तो Z2 को Z1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसा होगा, Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या था,
A1 प्लस आई B1, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A2 प्लस आई B2, राइट ना। इसको लिख सकते हैं A1 माइनस A2 प्लस आई, अच्छा थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, समझते हैं जो अलजेब्रा हमने करके आया है रियल में, क्या यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा है क्या। देखो तो लिखते हैं A1 प्लस आई B1 ही लिखते हैं, ये माइनस A2 हो जाएगा और माइनस आई B2 हो जाएगा। अब रियल को रियल के साथ में करते हैं, तो A1 माइनस A2 प्लस आई B1 माइनस आई B2, तो ये क्या है A1 माइनस A2 प्लस रहेगा आई कॉमन ले लो B1 माइनस B2, राइट ना। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेगा, यहाँ पे होल्ड हो रहा है। अब ये क्या है देखना जरा, रियल पार्ट ऑफ Z1 राइट माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2, है ना। फिर साथ में क्या आ रहा है प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से Z1 ले लिया 3 प्लस 2i एंड Z2 ले लिया 4 प्लस 1i, राइट। तो अगर मुझे Z1 प्लस Z2 करना है तो क्या करेंगे, इस दोनों का रियल पार्ट को ऐड कर दिया था, 3 प्लस 4 7 और 2 और 1 3i। और अगर मुझे Z1 माइनस Z2 करना है तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 4 क्या होगा -1 और 2 माइनस 1 1, ठीक है राइट। तो रियल पार्ट ऑफ, अब इतना काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस क्या करना है कि दोनों का रियल पार्ट को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। जैसे Z1 से Z2 सब्ट्रैक्ट करना है तो Z1 के रियल पार्ट से Z2 के रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, Z1 के इमेजिनरी पार्ट से Z2 के इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 एंड Z2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, जैसे Z1 हमने क्या लिया था A1 प्लस आई B1, राइट, एंड Z2 क्या लिया था A2 प्लस आई B2। तो जैसे आपने रियल में काम करा था ना वैसा ही काम करना है। जैसे 1 प्लस 2 को, ऐसा सोचो 1 प्लस 2 को 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो ये तरीका है कि 1 2 को ऐड कर दो, 5 1 को ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पे तो ये एडेबल है ही नहीं, बस नोटेशन है ना। एक तो तरीका ये है कि 1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी सभी को ऐड कर दो। इसको बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वही यहाँ पे होल्ड करेगी। तो एक बार ना क्या करते हैं डिफाइन, मतलब एक बार काम करके देखते हैं, फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस आई B1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A2 प्लस आई B2 से। पहले क्या करेंगे, A1 को इस सभी से मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे A2 प्लस आई B2 से, एंड देन आई B1 को मल्टीप्लाई कर देंगे A2 प्लस आई B2 से, है ना। ये चीज देखो, यहाँ पे A1 एक रियल नंबर है और A2 प्लस आई B2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके पहले एक चीज और डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, और अल्फा कोई रियल नंबर है, और Z1 हमने ले लिया है, या फिर Z ले लेते हैं, नॉट Z1, Z ही ले लिया, A प्लस आई B है। तो अल्फा टाइम्स Z डिफाइन होता है कुछ ऐसे, अल्फा टाइम्स A प्लस आई B। इसका मतलब क्या होगा कि A को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो और अल्फा को B से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। B अल्फा या फिर अल्फा भी लिख सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो अब यहाँ पे आप सेम लॉजिक से यहाँ पे काम कर सकते हो कि A1 को पहले A2 से मल्टीप्लाई करना है, तो A1 A2, फिर A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है, I को वैसे ही रहने देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, I को बाहर ही रखते हैं, पहले B1 से करते हैं सेम लॉजिक से। तो B1 को पहले A2 से मल्टीप्लाई करो, फिर B1 को B2 से मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ पे एक I आएगा, ठीक है। तो इधर में अब कुछ नहीं होगा, इधर में तो I है ही नहीं, इधर I है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस करते हैं। I को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो आई को एज अ स्केलर मानेंगे, तो आई को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे अल्फा को मल्टीप्लाई किया था। तो आई B1 A2, फिर आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आई स्क्वायर B1 B2। अब एक चीज़ देखो आप, आई क्या था, आई को अगर आप रिकॉल करो तो आई का मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -1। साथ में एक चीज़ बताया था कि आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा -1 होगा, राइट। आई का पावर क्यूब क्या होगा -i होगा। चलो इस पे हम काम करेंगे, बट ये दो चीज़ तो हमको पता है ना, ये दो चीज़ तो पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे एक आई स्क्वायर आया था तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। तो क्या मिल रहा है एक्चुअली A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई B1 A2 और माइनस B1 B2, है ना। अब देखो यहाँ पे दो रियल्स मिल रहे हैं, इसमें आई नहीं है तो मतलब रियल पार्ट ही है, तो इस दोनों को साथ रखते हैं तो क्या मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है ना, प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी वाला दो मिल रहा है तो A1 B2 और प्लस B1 A2। तो ऐसे बोल सकते हो आप कि A1 प्लस आई B1 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं A2 प्लस आई B2 से तो क्या मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई टाइम्स A1 B2 प्लस B1 A2। और इसको मोर प्रिसाइजली लिखना चाहो तो जैसे ये आपका Z1 है, राइट, और ये आपका Z2 है, तो क्या मिल रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ R ऑफ Z1 का मतलब समझना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1। आई ऑफ Z1 का मतलब समझना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो देखो तो A1 A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया रियल पार्ट ऑफ Z2 से, फिर माइनस किया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 से। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट देखूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो क्या मिलेगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। बट यही अगर मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 देखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ अगर मैं Z1 इंटू Z2 देखूं तो क्या मिलने वाला है, A1 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 है इनटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, राइट ना, प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इनटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, उसका भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होगा। तो यदि आपको ये दोनों चीज़ें याद है कि रियल पार्ट ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पहले दोनों का रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों का इमेजनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर इमेजनरी पार्ट क्या होगा, पहला का रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन विथ दूसरे का इमेजनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, राइट, इमेजनरी पार्ट प्लस दूसरे का रियल पार्ट इनटू पहले का इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि Z1 इंटू Z2 क्या होगा, ऐसा होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस आई टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। और मैंने आपको रियल पार्ट भी दिखा दिया है और इमेजनरी पार्ट भी दिखा दिया है, तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। क्लियरली डिफाइन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। जब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया तो डिवीजन भी आप डिफाइन कर सकते हो, और डिवीजन डिफाइन करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डिवीजन लिख दे रहा हूँ, बट डिफाइन आपको खुद से करना है। डिवीजन ऑफ ओके Z1 बाई Z2, Z1 को Z2 से डिवाइड कर दिया तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ना कि Z1 बाई Z2। तो एक तरीके से क्या है कि Z1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 बाई Z2 से, ठीक है। तो अगर मैं 1 बाई Z2 निकालना सिखा दूँ तो काम हो जाएगा ना। तो देखो तो जरा, अगर Z2 मैंने लिखा है A2 प्लस आई B2, ठीक है, तो 1 बाई Z2 क्या होगा, 1 बाई A2 प्लस आई B2 होगा, राइट। अब देखो, जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई अलजेब्रा देख रहा हूँ तो मेरे लिए डिमांड क्या होता है कि उसी फॉर्म में है। जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है या फिर नहीं भी दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पता चल रहा है, तो आफ्टर
ऑपरेशन और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो इसी फॉर्म में आए। तो आप देख सकते हो कि 1/z2 जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे रेशनलाइजेशन में हम रेशनलाइज करते थे, अब आप एक चीज़ देखो, ए प्लस आई बी है राइट, इसको अगर मैं ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे नहीं पता है कि ए माइनस आई बी क्या है, जब मैं डिफाइन करूँगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ए माइनस आई बी एक्चुअली उसका कंजुगेट होता है राइट। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वही लॉजिक लगेगा जो आप रियल में लगाते थे। क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर, यही होगा। तो ए स्क्वायर राइट, सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने किया है। और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पता चला ना कि ये एक रियल नंबर है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, बट दिस इज अ रियल नंबर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन रियल पॉसिबल है ना। तो जैसे जेड को अगर आप जेड बार से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका मॉड जेड मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा, मॉड जेड का स्क्वायर मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मॉडुलस और कंजुगेट डिफाइन करूंगा। तो खैर मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है और पहले हम कुछ पढ़ के आए हैं रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे a2 प्लस आई बी टू है तो मैं कर सकता हूँ ना a2 माइनस आई बी टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैंने वही काम कर दिया। तो जब मैं ये काम कर रहा तो मुझे क्या मिला, ऊपर में तो a2 माइनस आई बी टू मिला, बट नीचे में क्या मिलेगा देखो, तो अगर मैं यही लॉजिक लगाऊं तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये मिलेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है कि नहीं। एंड दिस इज अ रियल नंबर राइट। तो 1/z2 जो मिलेगा आपका, ये मिलने वाला है 1 अपॉन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर टाइम्स a2 माइनस आई बी टू, है कि नहीं। तो 1/z2 तो आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन तो अपने को आता है ना, मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख के आए हैं, अभी सीखे हैं। तो अब मुझे z1 को 1/z2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या है कि a1 प्लस आई बी1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, a2 माइनस आई बी टू अपॉन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब ये तो एज अ स्केलर है ना, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसको आप बाहर निकाल लो, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया आपका z1 इंटू z2 का बार मिल गया ना। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ठीक है। तो आप डिवाइड, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने इतना काम करा है राइट ना, ये चीज़ लिखा है, तो आप डिवीजन में भी आप z1 और z2 का बार जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि फाइनली रिजल्ट क्या आएगा। तो फाइनली रिजल्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या आने वाला है, 1 अपॉन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर तो रहेगा, z1 को z2 बार से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब क्या होगा कि a1 a2 आएगा और माइनस में क्या मिलेगा b1 इंटू माइनस b2, तो प्लस में b1 इंटू b2 बन जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस आयोटा आएगा, फिर a1 को माइनस b2 से तो माइनस a1 b2 और b1 को a2 से तो प्लस b1 a2, तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अब वेरीफाई कर लेना, z1/z2 कुछ इस तरीके से बनेगा। बहरहाल मुझे ये चीज़ नहीं देखना था कि ये कैसे निकल रहा है, मुझे ये देखना था कि मल्टीप्लिकेशन अगर हमको पता है तो डिवीजन भी निकाल सकते हैं राइट, क्योंकि डिवीजन में 1/समथिंग से मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं राइट। तो अलजेब्रा में यही था, अलजेब्रा में आपके पास में मल्टीप्लिकेशन तो था, एडिशन तो आया ही था, एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ आप लोग के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो मैं यहीं पे आपके सामने कुछ इजी सा क्वेश्चन रखूँगा, क्योंकि ये लेक्चर 1 है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ और बहुत ज़्यादा डीप में कोई चीज़ को नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हमारा 2-3 लेक्चर इसका हो जाएगा तो लास्ट लेक्चर हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसमें हम थोड़ा अंदर भी जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, z1 आपका क्या है, लेट से 3 + 2y है ना, और z2 मैंने ले लिया 1 + i ले लिया, और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड पहले z1 + z2, फिर z1 - z2, फिर z1 इंटू z2, फिर z1/z2, ये चारों फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। पहले मुझे अगर एडिशन करना है तो एडिशन में आप क्लियरली बता दोगे कि सर दोनों का रियल पार्ट को साथ में ऐड कर दो, तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, 3 है, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, 1 है।
फिर आप दोनों का इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया तो क्या बनेगा 4 + 3i। दिस इज गुड। अगर आपका यही आंसर आया होगा तो सही है, अदरवाइज आप वेरीफाई कर सकते हो कहाँ पे गलती कर रहे हो। और अगर मुझे Z1 - Z2 करना है तो सेम काम करना है। Z1 का रियल पार्ट 3 है, Z2 का रियल पार्ट 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। फिर Z1 का इमेजिनरी पार्ट 2 है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा 2 + i बनेगा। अगर ये आ रहा है तो सही है, अदरवाइज आपने कुछ गलती करा है। थर्ड, Z1 × Z2 करना है। तो Z1 × Z2 में मैंने क्या बताया है कि पहले आप दोनों का रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो। तो रियल पार्ट क्या है 3 × 1 है, और माइनस करो दोनों का इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 1, ठीक है, एंड प्लस अब क्या करो पहले का रियल पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को के साथ में 3 × 1, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के साथ में 2 × 1, तो क्या मिलेगा ये 3 × 1 - 2 × 1, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ जाएगा, तो 1 + 5i आपका ये बनने वाला है मल्टीप्लिकेशन। अब रही बात डिवीजन का, तो डिवीजन जो होगा कुछ इस तरीके से आप करोगे। सर 3 + 2i है, इसको मुझे डिवाइड करना है 1 + i के साथ में, तो पहले आप 1 - i 1 - i से क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है जैसा आपने यहाँ पे Z1 × Z2 बार करा है। तो देखो तो 3 × 1 तो 3 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 3 + 2 बन जाएगा, प्लस i रहेगा 3 × -1 तो -3 प्लस 2 × 1 2 अपॉन में 1 + 1 2 बनेगा, तो 3 + 2 5 5 - 1i राइट अपॉन में 2, ठीक है, ये आ रहा है। अगर डिवीजन में कोई दिक्कत हो तो आप पहले एक बार पिछले स्लाइड में जाओ, उसमें एक बार फिर से वेरीफाई करो और खुद से एक बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, डिवाइड करने की कोशिश करो। अगर वो हो जाता है उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और आस्क मी, राइट। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये चारों चीज़ समझ में आया होगा एंड आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो जैसे आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, तो आई को यदि मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है -1, जिसको आप i² भी बोलते हो, ठीक है। अगर मैंने i³ करा तो क्या बनेगा, i² को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, i से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -1 को i से मल्टीप्लाई कर दिया तो -i बनना चाहिए। i⁴ अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि i² को का आपने स्क्वायर कर दिया। i² क्या है -1 का स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर क्या है 1 होता है, ठीक है। i⁴ अगर देखोगे तो i⁴ इंटू आई है, i⁴ तो 1 ही होता है, तो ये i ही हो गया, राइट। i⁴ अगर देखोगे तो i⁴ इंटू i² है, राइट ना। i⁴ तो 1 होता है, i² -1, तो ये i² के ही इक्वल हो गया, तो ये -1। i⁴ देखोगे तो i⁴ इंटू i⁴ और i⁴ 1 ही होता है, तो ये i⁴ के इक्वल हो गया, और ये क्या बन जाएगा -i बन जाएगा, राइट। और i⁴ जो होगा फाइनली 1 बन जाएगा। तो आपने क्या देखा होगा, i⁴ किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है i⁴ है ना। i⁴ अगर देखोगे तो यही होगा 9, ये i⁴ देखो तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, राइट ना। इनफैक्ट अगर देखोगे तो i⁴ 4 × k + 1 जो भी होगा ये i के ही इक्वल होगा, ठीक है ना। यही अगर मैं i² देखूं तो i² तो -1 के इक्वल होता है, और इसमें भी 4 ऐड करो, i⁴ जो -1 के इक्वल होगा, i⁴ फिर से 4 10, i⁴ 11 होगा नहीं 14, 4 ऐड करना है, i⁴ 18, और यहाँ पे क्या है ये 1 था ना, यहाँ पे देखो तो 2 है, तो i⁴ k + 2, i⁴ k + 2 हमेशा -1 के इक्वल होगा, कोई भी k ले लो आप उसके लिए। सिमिलरली i⁴ जो होता है वो किसके इक्वल होता है -i के इक्वल होता है, और ये क्या होगा 3 में 4 ऐड करो, i⁴ 7 फिर से 4 ऐड करो 11, फिर से 4 ऐड करो
15, फिर से 4 ऐड करो 19, राइट। एंड इधर आपका क्या बनने वाला है, आई का पावर 4k प्लस 3, क्योंकि क्यूब था। 1 जो होता है आई का पावर 4, 4 ऐड करो आई का पावर 16, 16 या 8, फिर से 4 ऐड करो 12, फिर से 4 ऐड करो 16, फिर से 4 ऐड करो 20। मतलब आई का पावर अगर आपने 4 का मल्टीपल रखा है तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला कि आई का पावर 4k हमेशा 1 के इक्वल होगा। आई का पावर 4k प्लस 1 ये आई के इक्वल होगा, देखने से भी लग रहा है। आई का पावर 4k प्लस 2 ये -1 के इक्वल होगा। आई का पावर 4k प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा, -i के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको ध्यान में रखो। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स राइट। क्वेश्चन ये है कि i का पावर 10 प्लस i का पावर 20 क्या होगा, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो डेफिनेटली ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, i का पावर 10 लिखेंगे। i का पावर 10 का मतलब क्या है, 4 दूनी 8 और 2 10, तो इसके फॉर्म में है। और आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये आई स्क्वायर के इक्वल होगा। और आई का पावर 20 है, 4k का है, तो आई का पावर ये 1 के इक्वल होगा। तो आई स्क्वायर क्या हो गया, -1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। तो ए का भी वैल्यू 0 और बी का भी वैल्यू 0। क्लियर है, क्वेश्चन एकदम इजीली हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई का प्लस इतना ही, 4 ही टर्म रखते हैं पहले, क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1, आई का पावर 3 क्या होता है, -i, कैंसिल हो गया, राइट। तो 0 हो गया। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा लिखूं, आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 4k प्लस 1 प्लस आई का पावर 4k प्लस 2 प्लस आई का पावर 4k प्लस 3, अगर 4 पावर लूँ मैं आई का, वो भी कंसेक्यूटिव, राइट ना, कंसेक्यूटिव 4 ले रहा हूँ मैं, है ना, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, राइट। तो ये हमेशा क्या होने वाला है, ये 0 ही देगा। और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 कॉन्सिक्यूटिव लेता हूँ जिसमें 4 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 4k प्लस 1 आई का पावर 4k प्लस 2 प्लस आई का पावर 4k प्लस 3, तो ये क्या होगा, आई का पावर 4k का नेगेटिव होगा, और ये क्या होता है, -1, है ना। जैसे मैं ये पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का पावर 11 प्लस आई का पावर 10, 9 से स्टार्ट करते हैं, आई का पावर 9 प्लस 11 प्लस 9 10 ना, और प्लस आई का पावर 11। तो ज़्यादा नहीं सोचना, देखना है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव है, इसमें 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये -1 ही होगा। आप प्रूव भी कर सकते हो कि आई का पावर 9 जो होगा वो क्या होगा, आई का पावर 8 इंटू आई, तो आई का पावर 8 तो 1 ही होता है, तो ये बनेगा आई। आई का पावर 10 आपने -1 प्रूफ किया था, और आई का पावर 11 आपका बनेगा -i। आई का पावर 10 क्या प्रूफ किया था, -1, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो -i हो गया, ठीक है। तो अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव है तो -1 के इक्वल होगा, और 3 कॉन्सिक्यूटिव में ध्यान रखना है कि 4 का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है। और अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव है, कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव होगा, जैसे 13 से भी स्टार्ट करो, आई का पावर 13, आई का पावर 14, आई का पावर 15, आई का पावर 16, ये भी 0 होगा। अब देख सकते हो कि ये क्या हो गया, 12 और 1 13, तो ये आई हो गया 14, 12 और 2 14, 12 और 3 15, और ये बन गया 1। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव है ना, फिर से 0 ही देगा। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव आई का पावर जब भी लोगे आप तो वो 0 देगा। 3 कॉन्सिक्यूटिव लोगे और उसमें से कोई भी एक आई का पावर में जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो आपका वो -1 देगा, ठीक है। तो चलो एक आपके लिए होमवर्क है, आप इसका वैल्यू निकालना, आई का पावर 18 प्लस आई का पावर 19 प्लस आई का पावर 20 प्लस आई का पावर 21 बाई प्लस आई का पावर 22 भी लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाई आई प्लस आई का पावर 17 नहीं 19, राइट। ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई का पावर 49 प्लस आई का पावर 50 प्लस आई का पावर 51 प्लस आई का पावर 52।
ठीक है, ये क्या होगा नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे क्या होगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट, मॉडुलस, ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।